जी सर, पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे कर्मचारियों के ऐसे जो मुद्दे हैं रह गए हैं, क्या कहना है आपका सर इस चीज़ के लिए? देखिए, आप सीधे ही कैबिनेट और मुद्दों पे आ गए हैं। मैं जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से मीडिया से दूरी बना रखा था, और दूरी बनाने का कारण ये था कि जो हमारे भाई लोग हैं, जो जयचंद है, हमारे जो कुछ लोग हैं, बार बार ये कह के जो एक मैसेज दे रहे थे कि वीरेंद्र चौहान की वजह से कर्मचारियों के और बच्चों के या शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पा रहे, क्योंकि वीरेंद्र चौहान सरकार का विरोध करने के लिए तैयार रहता है। और हम लगे हुए हैं, सरकार हमारी सारी बातें मान रही है, और बहुत जल्दी सारे मुद्दे कर्मचारियों के, वो चाहे पे कमीशन का मुद्दा है, चाहे कोई और मुद्दे है, वो चाहे फाइनेंशियल मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे जो है बिल्कुल सेटल हो चुके हैं या होने की कगार पे हैं। और केवल वीरेंद्र चौहान के कारण यहाँ तक बोला गया कि ओपीएस अगर बहाल नहीं हुई तो उसमें भी वीरेंद्र चौहान एक सबसे बड़ा कसूरवार है। अगर 3 तारीख की रैली में वीरेंद्र चौहान नहीं होता है, उसने वहाँ पे माहौल ख़राब नहीं किया होता, अगर उसने कर्मचारी वहाँ इकट्ठे नहीं किए होते तो मुख्यमंत्री आके ओपीएस की बहाली करते। तो मुझे लगा कि क्यों ना कर्मचारी हित में और छात्र हित में, शिक्षक हित में हमें अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। और मैं 2 महीने तक बिल्कुल बद्ध था, आपने देखा होगा, मैंने कोई किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया। और लेकिन ये बात भी सही है कि मैं रात को सो नहीं पाता था जब मैं हालात देखता था या बच्चों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं, हमारे बच्चे जो हमारी धरोहर है, जिसके हम सबसे बड़े कस्टोडियन है, टीचर्स, जिसकी जो हमारी हमें दी गई है नैतिकता के नाते बाई प्रोफेशन, कि बच्चों के हित के साथ कोई अनहित ना हो। तो जब जो चीज़ें हो रही है उन सब चीज़ों को देख के तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। और लेकिन फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षकों के ही 50 संगठन है, बड़े बड़े नेता है, कोई तो आएगा, कोई बोलेगा। और कर्मचारियों के सैकड़ों संगठन हैं, कोई मुद्दे पे बात करेगा, शायद मुद्दे हमारे हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आज मैं बहुत भारी मन से आपके साथ फिर से आया हूँ, और कुछ बातें मैं चिंतन के लिए अपने कर्मचारी भाइयों के बीच और शिक्षकों के बीच और हमारे जो अभिभावक हैं उनके समक्ष भी साझा करना चाह रहा हूं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अख रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन घटनाएं आती है कि इस टीचर ने बच्चे को चांटा मारा, उसको आपने उसका शारीरिक मानसिक शोषण किया, या बच्चे को आपने प्रताड़ित कर दिया। कि हमारी जो महिला टीचर्स है या जो पुरुष टीचर्स है उनके खिलाफ एफआईआर होती है या उनकी ट्रांसफ़र होती है, उनको बड़ा कुछ मतलब एक मानसिक दबाव हमारे टीचरों के ऊपर इस बहाने भी रहता है। और ये बात सच है कि टीचर्स जब भी कभी, मैं विश्वास से कह सकता हूँ, कभी बच्चे के ऊपर दबाव बनाता है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाता है, उसके भविष्य को अच्छा करने के लिए बनाता है। उसकी कोशिश रहती है कि बच्चा अच्छा करे। बच्चा अगर कहीं लैग कर रहा है तो उसको पढ़ाने के लिए दबाते भी है, उसको कई बार स्नब भी कर लेते हैं टीचर, ऐसा होता है। पर लेकिन आज के संदर्भ में ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई है, क्योंकि हमारा समाज उसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन जो अभी उदाहरण आपने हाल ही में देखा होगा कि माननीय हमारे जो विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ, बच्चे को स्नब किया, जिस भाषा शैली का प्रयोग हुआ, बच्चे को चांटा मारा गया, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा दुखद है। और क्योंकि बच्चे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हुआ है, तो हम सब को उसमें अपनी बात को रखने का हक है और रखनी भी चाहिए थी। मैंने नहीं रखी बड़े दिनों तक। मैं ये देख रहा था कि मैं बोलूँगा तो बोलेंगे वीरेंद्र चौहान ने विरोध करने के लिए, फिर शुरू हो गया, मीडिया में आ गया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पूरा विश्वास था कि हमारे 50 संगठन शिक्षकों के कोई तो आएगा और बोलेगा कि ये गलत हुआ है, और जो माननीय हमारे हैं उनको कम से कम 2 शब्द माफ़ी के रूप में कह देने चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। क्योंकि अगर टीचर पूरी जिंदगी भर बच्चों के बीच रहता है तो टेम्परामेंट उसका खराब नहीं होता, अगर हो जाता तो बड़ी बात हो जाती है। एक माननीय 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए क्लासरूम में आए और उनका टेम्परामेंट लूज हो गया, है कि नहीं? वो भी पढ़ाई के लिए नहीं हुआ, पढ़ाई के लिए नहीं उन्होंने बच्चों को डांटा है, मारा। वो छोटी सी बात के लिए बच्चा हंस रहा है, बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी बच्चा नहीं करेगा स्कूल में, बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, तो बच्चे से आप कुछ उसको सिखा भी नहीं सकते। बच्चे शरारती होते हैं, ये बच्चे का नेचर होता है। बच्चे ने कुछ बोल दिया, हंस लिया, तो उसको हम स्नब कर ले, चांटा मार दे, या तू करके ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करे, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा अपमानित करने वाली बात थी। इसमें बहुत दुखद इसलिए है कि कोई भी कर्मचारी संगठन, कोई शिक्षक संगठन, कोई हमारे जो पॉलिटिकल संगठन, या हमारे अभिभावकों के संगठन, या हमारी एसएमसीज या पीटीएज, या हमारे जो जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी इसमें आगे नहीं आई और किसी ने इस बात को नहीं उठाया। मुझे लगता है कि एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है, मेरे से नहीं रहा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुरा भी लग रहा हो, पर मेरी अंतरात्मा ने बोला कि बच्चे के साथ अगर हुआ है तो उस आवाज़ को उठाना चाहिए था।
दूसरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपसे एक और शेयर करना, बच्चे की बातें मुझे बहुत परेशान करती है, तो एक और बड़ी बात कह रहा हूँ, जो बच्चे के भविष्य के साथ हो रहा है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ आज की डेट में हो रहा है। वो जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर रहा है वो मुझे लगता है कि उसकी भरपाई कभी बच्चा कर भी नहीं पाएगा, जिंदगी भर कभी नहीं हो पाएगी। आप सबको पता होगा। दुखद ये है कि मीडिया ने भी इस बात को नहीं उठाया। दुखद ये है कि हमारे कर्मचारी और हमारे जो शिक्षकों के संगठन है, 50 संगठनों ने कभी इस बात को इतना भी तोल नहीं दिया कि बच्चे के पेपर कौन देख रहा है। कैरियर होता है बच्चे का +2 और 10th, वो पेपर घर में चेक हो रहा है। आपको पता है कौन चेक कर रहा है? सो के चेक हो रहे हैं, शराब पी के चेक हो रहे हैं, नींद में चेक हो रहे हैं, कैसे चेक हो रहे हैं, कौन उसको सर्टिफाइड कर रहा है, क्या वो सही मूल्यांकन हुआ, उसकी गिनती सही हुई नहीं हुई, कोई पता नहीं है। कब रिजल्ट आएगा उसका कोई पता नहीं है। आपको पता है इससे पहले बोर्ड के पेपर चेक करने के लिए सेंटर बना करते थे। आज तक के इतिहास में सेंटरों में पेपर चेक होते थे, एक फिक्स टाइमिंग होता था, अब 10 से 5 ही पेपर चेक होते थे। उसके ऊपर एक सीए लगता था जो उसके मार्क्स की गणना करेगा। हर एक जो मान लो मैथ का पेपर है, इंग्लिश का है, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक सीए लगता था। उस सीए के ऊपर भी एक हेड एग्जामिनर लगता था जो पूरे पेपर को चेक करेगा, इन गलती तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ किसी भी रूप में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आज कॉम्पिटिटिव जमाना है। 1% के अंदर भी हजारों बच्चे आते हैं। जिस बंदे ने घर में देखने या किसी और से दिखा रहा हो, अपने माँ बाप भाई बहन किसी से दिखा रहा, कोई पता नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मेरे को बहुत हैरानी है कि जो हमारे कर्मचारी टीचर संगठन है वो क्या कर रहे हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं है, जहां से हमारी रोजी रोटी लगी है, क्या हम उस आवाज को नहीं उठा पाते? क्या हमने एक बार बोला कि इस बार सेंटर्स में पेपर चेक क्यों नहीं हुआ? उसका कारण बताइए, क्या कारण है? क्या उसमें मुश्किल थी? आज तक के 50 सालों में बच्चों के पेपर अगर मूल्यांकन केंद्रों में चेक हो रहे तो इस बार क्यों नहीं हुए? और उसको सीए कौन लगा रखा है? आपको बताऊं मैं, घर में कोई आदमी है ना आपके घर में, वो बूढ़ा है, नया है, पुराना है, उसको क्या आता है? वो शराब पी के कर रहा है कि खा पी के कर रहा है कि नींद में कर रहा है? उसके साइन चाहिए आपको, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साइन हो गए उसके ऊपर, वो बस ठीक है। आपको साइन से मतलब है, आपको चेकिंग से मतलब नहीं है। उसके बाद कहाँ रहे हो पेपर? इकट्ठे होकर बंडलों में सीधे ही बोर्ड के जो आदमी उनके पास जा रहे हैं, वो कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है कोई पता नहीं है। किसी बच्चे के अगर 90 में से 100 में से 99 नंबर आने हैं, अगर उसके 50 नंबर आ गए तो, या उसके 80 नंबर आ गए, आने चाहिए थे। हो सकता है कि इस हालत में टीचर उसको देख रहे होंगे। जो टीचर दिन भर बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने काम भी निकाल रहा है, उसके बाद उस टीचर को क्या जरूरत पड़ गई कि वो घर में पेपर देखेगा? मुझे ये बताइए, उस टीचर के ऊपर ही मेरे को हैरानी है जो घर में जाके पेपर देख रहे हैं, या वो किसी और से दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो टीचर खुद देख रहे होंगे या किसी और से दिखा रहे हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं इसकी। पहली बात तो ये है कि घर में देखने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आपको पड़ी तो कौन सी ऐसी कंडीशन थी कि आपको घर में ले जाकर पेपर देखने पड़ रहे हैं? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ आज हो रही है। स्कूल शिक्षा बोर्ड इसको बताए कि आपको ऐसी क्या आफत पड़ी कि आप बच्चों को पेपर घर में दिखा रहे। आपने हेड एग्जामिनर नहीं अपॉइंट किया, आपने एक प्रोफेशनल सीए अपॉइंट नहीं किया। इन सब चीज़ों के ऊपर बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी? कि आपने पैसा बचाना आपका लक्ष्य है, आपको टीएडीए देना पड़ेगा, स्कूलों में टीचर आएंगे, उनको आने जाने के पैसे देने पड़ेंगे, डेली देनी पड़ेगी। उसको बचाने के लिए बच्चों के भविष्य पे खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या ये जस्टिस है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जो मुझे बुरा लगा, मुझे से सह नहीं गया। मुझे लग रहा था कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा। और वो पेपर का रिजल्ट आएगा कब? सेंटरों में टारगेट होता था कि हम जो है मई के 10 तारीख तक हम रिजल्ट निकालते थे। मई तो खत्म हो गया, वो रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा? कब आएगा? आज तक के इतिहास में 10 मई के बाद रिजल्ट नहीं आता था, 10-15 मई को रिजल्ट आता था। रिजल्ट अभी तक बच्चे का नहीं आया। कब आएगा, किस रूप में आएगा, वो रिजल्ट कितना ऑथेंटिक होगा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा कर रहा हूं। और जो मैं कर रहा हूं बड़े ही एक लॉजिक के साथ ये बात कह रहा हूं के सामने। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत मजबूरी में ये बात करनी पड़ रही है, और शायद मैं ये बात नहीं करता, कोई और बात करता तो शायद ये बात पहुंच जाती। मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री के साथ कहना चाह रहा हूं, उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो हो रहा है वो एक लोकप्रिय छवि नहीं है, वो एक अच्छी मैसेज इससे नहीं जा रहा है। बोर्ड ने पैसे बचा दिए, ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक है क्या? मुझे बताइए। आज तक भी होते आए ना। आपने इतिहास बना तो किससे कंसल्ट किया? क्या यूनियन से आपने कंसल्ट किया? क्या जिनके बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनसे कंसल्ट किया? क्या आपने ऐसी बैठकें की? क्या आपने इस तरह की अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई? क्या बच्चे इससे सेटिस्फाई है? बच्चों को आपने पूछा? तो ये प्रश्न चिन्ह है। बच्चों का कैरियर का मामला है, आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। तीसरी बात, आपने कैबिनेट की बात की, मैं कैबिनेट पे तो नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि आज बच्चों से रिलेटेड मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और ये वार्ता मैंने बच्चों के लिए करनी थी। क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा 2 महीने से कोई भी कर्मचारी नेता या शिक्षक नेता आपके पास शायद बाइट देने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ।
आज के बाद आएंगे, जरूर आएंगे, आज ही आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे अब, क्योंकि मैंने अगर कुछ प्रश्न उठाए हैं तो उसको स्पॉटलाइज करने के लिए, उन मुद्दों को दबाने के लिए सरकार के पास जो कुछ ऐसे एक मशीनरी सरकार ने तैयार कर दी है जो एक हमारे एक जयचंद की भूमिका में, एक दलालों की भूमिका में काम कर रहे हैं। उसमें मेरे अपने संगठन के लोग भी शामिल हो गए। अब मैं क्या बोलूं उसको, इसका मैं क्या बोलूं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 4 लोग प्रेस में आए, वो वीरेंद्र चौहान को निष्कासित करते हैं। जब आपने उनसे मुद्दे पूछे, उन्होंने बोला मुद्दों पे तो बात ही नहीं है आज, यही बोला ना आपको, कुछ और तो नहीं बोला। आपने मुद्दे पूछे, क्या मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है। मुद्दा वीरेंद्र चौहान को हटाना नहीं है। मुझे हटा के क्या करेंगे आप, मुझे तो कोई अलग से इंक्रीमेंट नहीं दे रहे ना कोई लोग, मैं तो एक अपनी एक नैतिकता के नाम से काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज मुद्दे तो हम बात ही नहीं करेंगे, मुद्दों की और बात करेंगे। कितने दिन हो गए, जो कब बात करेंगे। आपने उनका कोई प्रेस नोट पढ़ा, कभी उनका कोई बाइट लिया आपने, कभी वो किसी सरकार से मिले, कभी उन्होंने बात की नहीं की, करेंगे भी नहीं, कभी नहीं करें, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर करानी थी अपनी ना। उन्होंने अपनी एक की ट्रांसफर हुई थी, एडजस्टमेंट करानी थी, एक का स्टे पूरा था, उसने मर्जी का सेशन लेना था, उनसे एग्रीमेंट हुआ कि वीरेंद्र चौहान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बात खत्म होगी, कर दी उन्होंने, अपना काम कर दिया। तो ऐसा अगर हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसी सोच पैदा होगी, सेल्फ सेंटर जब कर्मचारी बन गया, मुझे नहीं लगता कि हम किसी का भला कर पाएंगे। आज मुद्दे क्यों करेगी सरकार, सरकार बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊं, जयराम सरकार बहुत अच्छी है, कर्मचारियों को सुनती है, कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। पर लेकिन जब सरकार को लगता है ना कर्मचारी तो बंटे हुए हैं, कर्मचारी तो हमारे पक्ष में, हम आधे कर्मचारी को इधर कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरकार का ध्यान, आज मैं दावे से कह सकता हूं, कर्मचारियों के मुद्दे पे नहीं है। सरकार कर्मचारियों के किसी इशू को सेटल नहीं करना चाहती है। सरकार अपना वोट बैंक देखती है, और ये स्वाभाविक है। सरकार ने अपना वोट बैंक देख लिया, उन्होंने क्या कर दिया कि महिलाओं के लिए फ्री कर दी। वोट चाहिए ना कर्मचारियों के, नहीं तो किसी और के आ जाएंगे। महिलाओं के लिए फ्री कर दी, भले ही एचआरटीसी घाटे में जाए। मैं आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ का मतलब है एचआरटीसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी मेरे कर्मचारी है। वो कर्मचारी रो रहे हैं, उन कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल रहा, उन कर्मचारियों को जो उनके ड्यूज है वो नहीं मिल रहा है, उन कर्मचारियों का जो वेतन है वो रिवाइज नहीं हो रहा, सैलरी उनके छठा वेतन आयोग उनको मिल रहा, कहां से मिलेगा, एचआरटीसी घाटे में जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या किया, वोट चाहिए, लुभाने नहीं, कहीं से तो किसी को तो अटैक करना है ना, और उन्होंने 50% फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, और बहुत सारी बातें हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं, उनका अपना निर्णय, उसके विरोध में नहीं कर, लेकिन कर्मचारियों का तो, एचआरटीसी के कर्मचारियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनको भी आपको क्या करना है, पेंशन देनी है कल को। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी भी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्री कर दी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले घाटे में चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को क्या होगा, उनकी सैलरी का क्या होगा, उनके कर्मचारियों के सर्वाइवल का क्या होगा, उसको भी सर्वाइव करना पड़ेगा, उसकी आवाज भी हमको ही करनी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा कर्मचारी सेल्फिश हो चुका है, और इस सरकार को पता है, कर्मचारी बन चुका है। कर्मचारी को कुछ नहीं चाहिए, उनको अपना स्टेशन चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, दुनिया जाए बाहर में उनके लिए, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, पर लेकिन उनको स्टेशन नहीं जाना चाहिए उनका। इसलिए सरकार ने भांप लिया ना, उनको ओपीएस चाहिए। हमने इतना बड़ा मूवमेंट तैयार किया ओपीएस के लिए, है कि नहीं, लेकिन कर्मचारी डर गए, कर्मचारी को डरा दिया गया, इसलिए ओपीएस बंद होगी, वो बात करनी बंद छोड़ दी। हमने पे कमीशन की अनोमली के ऊपर इतनी बड़ी बात की, आपको बताऊं, जब हम बोलते थे हमारे पीछे जो है, पीछे आ जाते थे आपको पकड़ के कि हाँ जी हमारा बाइट ले लो, कि हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, हम फाइल के पीछे दौड़े हैं, फाइल मूव हो गई है, अब हो रही है, लेकिन वीरेंद्र चौहान के कहने से नहीं हो रही है। वीरेंद्र चौहान हमारे को नहीं करने दे रहा, सरकार उससे अनॉयड होगी, मैं बंद हो गया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, वो कैबिनेट कल भी थी, आपने कल की बात की, कैबिनेट में कल क्या मिला, बड़ी बातें आ रही थी, कल की कैबिनेट में कर्मचारी को बड़े तोहफे आएंगे, हमेशा आती है, इस कैबिनेट में कर्मचारी माला माल हो जाएंगे। माला माल होने कब भैया, मैं आज ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, मैं सरकार से नहीं पूछ रहा हूं, सरकार देने वाली थी, सरकार अब भी देंगी, शर्त है हमारी कर्मचारियों की सोच हो लेने की। हम लेना नहीं चाहते, हम सरकार के जब पाले में बैठ जाएंगे, सरकार के स्पोक्समैन बन जाएंगे, तो सरकार क्यों देगी, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो सबको पता है, सरकार इस बात को जानती है। अदरवाइज हमने इतनी अच्छी मुहिम जो है, जो छठे वेतन आयोग की अनोमली को लेकर बनाई थी, हमने 4 जिलों में बड़ा अच्छा एक संघर्ष किया था। उसके बाद 3 तारीख को एनपीएस का एक बहुत बड़ा धरना हुआ था, आपने देखा होगा, और सरकार उस बात को गहनता से ले रही थी, आईबी की रिपोर्ट तक गई थी। यहां तक मैं कहूं कि जो एडवोकेट साहब है, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट है, वो हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि हमारे पास आईबी की इनपुट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक बात चली गई, कि मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस बात को, कि आईबी की इनपुट है कि कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद है, उनके मुद्दे बहुत ज्वलंत है, कर्मचारी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे हैं, कर्मचारी सरकार से एनॉयड है। हम सरकार से एनॉयड नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे, हम कोई एनॉयड नहीं है, हम सरकार के कर्मचारी है, सरकार के प्रति हमारा एक जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, और हम मशीनरी है सरकार की, लेकिन मुद्दों को उठाना हमारा भी एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य के तहत हम ये बोल रहे हैं कि सरकार ने देना था, हमारे को लेना नहीं आया, बस सिर्फ बात इतनी है।
सरकार ने 4/9/14 भी देना था, बार बार बोलते हैं सरकार देगी, कब देगी। सरकार ने जो पंजाब का पे कमीशन, जो हिमाचल और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी खाई होगी है छठे वेतन आयोग में, मैंने आंकड़े बताया, आज आंकड़े नहीं बताऊंगा, 10-10 हज़ार बेसिक पीछे होगा कर्मचारी। फिर बोला कि हम 2 साल का राइडर हटा रहे, और राइडर कहीं नहीं हटा रहे, 2 साल का राइडर कोई हटाने की बात अभी तक नहीं हुई। ये हुई कि भाई जो 3 जनवरी 2022 तक जो नियमित हुए हैं, है कि नहीं, जो उसमें फंसे हुए राइडर में, उनको हम 2 और एक्सटेंड कर देंगे। वो राइडर हटाने की बात, वो मिस इंटरप्रिटेशन थी, पर वो भी नहीं हुआ। फिर बोलेंगे इनिशियल स्टार्ट देंगे, वो मुद्दा कहाँ गायब हो गए। फिर बात हुई कि कर्मचारियों को जो है हम 4/9/14 देंगे, वो मुद्दा भी गायब हो गया। फिर बात थी कर्मचारियों को 16 साल हो गए, कर्मचारियों के अलाउंसेस नहीं रिवाइज हो रहे, होने भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई सरकार करेगी, तो वो मुद्दा भी गायब हो गया। फिर बात हुई कि कर्मचारियों को जो हमारा एरियर है ना, एरियर तो मिलना होगा ना छठे वेतन आयोग का, 2016 से एरियर तो मिलना है कर्मचारियों को, जो उसका ड्यू है। वो एरियर की बात ही नहीं, सरकार ने बंद कर दी। कब देगी सरकार? जब इलेक्शन में चल जाएगी तब सरकार देगी, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कितनी किस्तों में देगी उसकी बात बंद होगी। तो मतलब ये अनगिनत मुद्दे हैं, जो मुद्दे आज की डेट में दब गए हैं। इन मुद्दों पर ना सरकार बात करना चाहती है, ना कर्मचारी बात करना चाहते हैं। ओपीएस की बात सरकार नहीं करना चाह रही है, ओपीएस की मुद्दा दब गया। इन मुद्दों को कौन जगाएगा? क्या लग रहा है, कर्मचारियों ने हार मान ली है सरकार के आगे, अब मुद्दे उठाना बंद? आप भी कोई प्रश्न ले रहे हैं? बिंदु छोटी छोटी बातें, अमूमन जिस तरह से बात की जाए, ये एवोल्यूशन, ये जो से रिजल्ट लेट हो रहा है, तो ये रिजल्ट अमूमन किस समय तक आ सकता है? और बात की जाए आगे, जिस तरह से एंट्रांस भरने के लिए भी बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है। और एक और बात, स्कूलों में बच्चों पर सख्ती किस हद तक बरती जानी चाहिए, क्योंकि बात की जाए शिक्षक सर्वोपरि है, और जिस तरह से अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ, तो किस हद तक सख्ती बरती जानी चाहिए? आप वीडियो वायरल, आप मानने की बात कर रहे हैं? मानने की वीडियो, मैं पहले इनका प्रश्न का जवाब दे दूं, बड़ा वैलिड प्रश्न है। हार मानना नहीं मानना वो बात की बात है, बहुत वैलिड और जायज़ प्रश्न आपका है। बात यह है कि रिजल्ट जो है बच्चों का एक टाइम बाउंड मैनर में आना चाहिए, उसी के लिए सारी व्यवस्था होती है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है बच्चे की पढ़ाई का, उसका इवोल्यूशन सही तरीके से हो। 10-15 मई तक जो है इवोल्यूशन का रिजल्ट हमारा आ जाता था। बोर्ड कोशिश करता था, लास्ट ईयर अगर हमने 15 मई को निकाला तो 10 मई को हम निकाल देंगे। ये बोर्ड का एक टारगेट रहता था कि हम 15 मई से पहले रिजल्ट निकाल दें। इस बार रिजल्ट भी लेट हुआ है आपका, और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। कब आएगा, कौन देख रहा है उसको, कैसे देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक विचित्र प्रश्न है अपने आप में। क्या वो टीचर जो देख रहा है वो सो के देख रहा है, पी के देख रहा है, नींद में देख रहा है, किसी और से दिखा रहा है, कौन उसको चेक कर रहा है? क्या सारे बच्चे जो है वो इवोल्यूशन भर पाएंगे? क्या 100% बच्चे जो है अपने मार्क्स के लिए इवोल्यूशन भरेंगे, बोर्ड के पास जाएंगे? तो बोर्ड की तो कमाई हो रही है ना, क्या उसकी फीस कौन बोर्ड देगा? क्या ये संभव है? क्या ये जरूरी है? तो ये प्रश्न है। दूसरा, बच्चे के साथ सख्ती कितनी की जाए, ये एक बहुत बड़ा वैलिड प्रश्न है। सख्ती बच्चे के साथ होनी चाहिए, पर एक नियमानुसार सख्ती होनी चाहिए, पढ़ने के लिए होनी चाहिए ना। बच्चा शोर तो करेगा, बच्चा नहीं शोर करेगा तो क्या हम लोग शोर करेंगे? हम लोग उदंड हो गए, बच्चे उदंड होते हैं। उनको शेप करना, उनको कैसे साइकोलॉजिकल हैंडल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप बच्चों को साइकोलॉजिकल हैंडल नहीं कर पाए तो पब्लिक को कैसे करेंगे आप? एक माननीय होके आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे, उसकी हंसी को आप इस वे में लो कि उससे आप बाहर निकालो कि हंस क्यों रहा है बच्चा, ना कि उसको आप थप्पड़ मारो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को आप बिना कारण से थप्पड़ मारो, या उसको टीचर ही मार ले। मैं टीचर को भी गलत बोलता हूँ, टीचर को बिना कारण थप्पड़ मारता है तो वो भी गलत है। बच्चों को हराश पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, देनी भी नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकल हैंडल करने की जरूरत है। तो ये बातें तो मुझे लगता है सबको पूछनी चाहिए, अभिभावकों को भी पूछनी चाहिए। और आपका प्रश्न था कि भाई आगे क्या कर्मचारी हार मान गए? मुझे लगता है कि कर्मचारी हार मान गए, मैं आपको कहूँ। और मैं ये भी स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, कर्मचारियों को एक संदेश देना चाह रहा हूँ, अगर आप इस सरकार में एरियर नहीं ले पाए, अलाउंसेस नहीं ले पाए, अपने भत्ते नहीं ले पाए, तो दूसरी सरकार क्यों देगी आपको? बताओ। वो सरकार चाहे ये रिपीट होती है चाहे दूसरी आती है, मुझे उससे कोई लेना देनी है। सरकारें होती है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार बीजेपी की है, सरकार आपकी है, सरकार किसी भी पार्टी की है, सरकार होती है, उन्होंने अपना फायदा देखना है। अगर ये सरकार जो इलेक्शन में जा रही है, जिसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, अगर वो सरकार कर्मचारियों के लिए संवेदनशील नहीं है, कर्मचारियों के जो ड्यूज है, जो उसके हक बनते हैं, अगर वो उसको अभी नहीं दे रही, तो अगली सरकार जो भी आएगी वो 5 साल अपना हनीमून पीरियड इंजॉय करेगी। ये हम सब जानते हैं। और कर्मचारियों के प्रति सरकारों को पता लग गया हो, चाहे ओपोजिशन वाले चाहे सत्ता वाले, कि कर्मचारी डरता है, कि कर्मचारी यूनाइट नहीं होता है, कर्मचारी फट जाता है, कर्मचारी अपनी ट्रांसफर तक सीमित हो गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी राजनीति में आज कुछ रह गया है, ना तो कर्मचारी राजनीति आज करने की स्थिति में है, ना कर्मचारी नेता को इतना कूदेगा। अब मैं अपनी बात करूं, मुझसे आज मेरे लोग बात करना पसंद नहीं करते, वो मिलेंगे तो साइड से निकल जाते हैं, फोन करना पसंद नहीं करते। क्यों? कि हमारी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, हमारी ट्रांसफर। और क्या डर क्या है? मैं क्यों नहीं डरता हूं? मेरे ऊपर इतने सारे आरोप लगे तो मैं तो डरता नहीं हूं भाई।
मैं भी तो जिंदा हूं ना, आपके सामने हूं ना, ट्रांसफर ही हुई है, इंक्वायरियां चल रही है, 2-2 चार्जशीटें चल रही है और चीजें चल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सही है ना तो डर किस बात का? आपको क्यों डरेंगे आप बताइए मुझे? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन आपकी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत और नीति साफ नहीं है तो आप कभी भी किसी वर्ग का भला नहीं कर सकते, ना तो अपने डिपार्टमेंट का कर सकते, ना अपने परिवार का कर सकते, ना सरकार का भला कर सकते। ऐसे लोग जो है वो चाटुकारी होते हैं। तो मैं कर्मचारियों को आज फिर कहना चाह रहा हूं कि हमें जागने की जरूरत है दोस्तों। ट्रांसफर हो जाएगी, वहां भी वही नौकरी आपको मिलनी है, कोई बात नहीं। सरकार का प्रोरोगेटिव है ट्रांसफर करना, वही सरकार कर सकती है, अच्छी बात है, सरकार करे। सरकार ने काम लेना है कर्मचारियों से, सरकार का प्रोरोगेटिव है, पर लेकिन हमें अपनी मांग रखनी है, ये हमारा प्रोरोगेटिव है। हमें अपनी मांग के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ओपीएस की लड़ाई लड़नी है तो उसको जिद्दत के साथ लड़नी है, उसको पूरे दमखम के साथ लड़नी है। ओपीएस हमारा राइट है, सबको चाहिए पुरानी पेंशन, या तो माननीय भी छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे, बड़ी साफ सी बात है। हमें पे कमीशन की अनोमली को खत्म करना है तो हमारा राइट है। और मैं आपको कहूं कि जिस बेसिक के ऊपर 31/12/15 को हम थे, जिसके ऊपर नया पे कमीशन लागू होना है, उसमें अगर हमने 2.59 लेना तो हमारे को बोला कि 1/10/12 के ऊपर आ जाओ, पीछे आ जाओ। अगर हमारे को 1/10/12 को आपने ग्रेड पे रिवाइज किया तो एनोमली थी, अब उसको पीछे लाके आप नोशनली फिक्सेशन कर रहे हैं, ये कौन सा नियम है? हमने उसको भी रिप्रेजेंट किया है। इतनी सारी अनोमली है, अगर ये सारी अनोमलियां ठीक नहीं होती है तो अल्टीमेटली मैं आपको कहूं, मैं अपना मुंह बंद नहीं कर सकता हूं, ना मैं अपनी आवाज बंद कर सकता हूं, ना अपना काम बंद कर सकता हूं। हम जो है, विशेषकर मैं अपनी बात करूं, हम न्यायालय का दरवाजा भी खटकाने के ऊपर, मैंने पहले भी कहा, हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि जो 31/12/15 का बेसिक था उसके ऊपर फैक्टर लगेगा, ये कानूनी लड़ाई बनती है, उसको भी हम लड़ेंगे। जो पंजाब ने दिया वो हिमाचल में बनता है, उसके ऊपर भी हम लड़ेंगे, वो भी एक कानूनी लड़ाई बनती है। पर पहले मैं ये देख रहा हूं कि क्या सरकार देने वाली है कि नहीं देने वाली। क्या जो लोग सरकार की गोदी में बैठ के रोज, आज कल भी करेंगे, आज आ जाएंगे आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना, वो बोलेंगे हम लगे हुए हैं, पर अब वो ये नहीं बोल पाएंगे कि वीरेंद्र चौहान ने माहौल खराब किया है। मैं 2 महीने से शांत था ना, आप देख रहे हैं ना, अब नहीं बोल पाएंगे वीरेंद्र चौहान की वजह से नहीं हो रहे। अब लोग ये बोलेंगे कि उनकी वजह से सरकार कुछ नहीं दे रही, क्योंकि वो बंद कर हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने मुद्दे दबा दिए। हमने लोगों को तक घर घर जाके एक आदमी तक मुद्दे को पहुंचाया कि ये मुद्दे हमारे हैं और सरकार को देना है। और हमने बड़े अच्छे से टेबल टॉक पे बात को रखा है, समय पे रखा है, सरकार समझ भी गई है। पर लेकिन कोई बोलेगा नहीं तो सरकार क्यों देगी, ये बात स्पष्ट है। आज अनगिनत मुद्दे हैं, सरकार जो काम कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, हम सरकार को कभी नहीं कोसेंगे, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन किस वर्ग के लिए काम करिए? जहां सरकार को लगता है कि हमारे को वहां से फायदा होने वाला है। पर लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को बहुत जरूरत है काम करने की। जो कमियां थी मैंने गिनवाई है, बहुत सी पोस्टें खाली चल रही है। आपको मैं बताऊं कि अभी भी हेडमास्टर की प्रमोशन के लिए लोग वेट कर रहे हैं। 1 साल हो गया, टीजीटी से लेक्चर की प्रमोशन होनी है, हमारी 1500 वैकेंसियां खाली चल रही है, वो प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? किसका वेट कर रही है? टीजीटी से लेक्चर बनते हैं, जेबीटी से टीजीटी बनते हैं, वो पदोन्नतियां रुकी है, 1 सालों से रुकी है। फिर उसके बाद हेडमास्टर बनते हैं टीजीटी और प्रमोटी लेक्चर से, वो पदोन्नतियां रुकी। अभी आपने देखा होगा कि जो 200-250 अभी प्रिंसिपल बने, वो कब उसके प्लेसमेंट के ऑर्डर हुए थे? 1 महीने पहले, 31 अप्रैल को, और परसों उनकी जो है उनको सेशन दिए गए। तो ये सारी प्रक्रिया कब तेज होगी? जब हम बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और इन सब चीज़ों पे तो कोई बोलेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा, किसी को जरूरत महसूस होगी। तो हमें बोलना पड़ेगा। और मैं यही बात आपसे कह रहा था, विशेषकर बात, हम बहुत जल्दी एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक सम्मेलन करने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम एक बैठक भी कर रहे हैं। उसमें अगली रणनीति, जैसे मैंने कहा, बिजली बोर्ड के मुद्दे हैं, एचआरटीसी के मुद्दे हैं, या किसी और विभाग के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर हम जो है एक बात करेंगे, अगली रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति का खुलासा भी हम आपके समक्ष करेंगे। हम फिर दोबारा से एक सरकार को मेमोरेंडम देंगे संयुक्त कर्मचारी महासंघ के मंच से कि ये मुद्दे आज पाइपलाइन में है, सरकार इसको समयबद्ध तरीके में इसको सेटल करे। विशेषकर जो फाइनेंशियल मुद्दे हैं हमारे, जो एक 4914 का मुद्दा है, या फिर जो हमारे एरियर का मुद्दा है, एरियर कर्मचारियों को चाहिए वो कितनी किस्तों में कब देने वाली है, अलाउंसेस के रिवीजन का मुद्दा है, या फिर पुरानी पेंशन का मुद्दा, ये बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है कर्मचारी आज सरकार से नाराज है। इस बात को सरकार भी समझती है, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो ये सब बातें ये हमारे कर्मचारियों को भी समझना पड़ेगा। आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।